बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसके महल में एक शानदार बाग था जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, मीठे फलों से लदे पेड़ थे और हरियाली चारों ओर फैली थी। लेकिन इस बाग की सबसे अद्भुत चीज थी एक जादुई सेब का पेड़ जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम कर रखा था। जब सेब पक जाते तो चौकीदार दिन रात पहरा देते ताकि कोई इन्हें चुरा न सके। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। सुबह जब बाग के माली ने सोने के सेबों को गिना तो एक सेब गायब था। यह खबर सुनते ही वह घबराया और भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा तुरंत बाग में पहुंचा और यह देखकर चकित रह गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई सेब चुरा ले गया था। राजा ने तुरंत ऐलान किया, जो भी इस चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। महल में हलचल मच गई। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे आज रात पहरा देने दीजिए, मैं इस चोर को पकड़ूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। रात होते ही बड़ा राजकुमार बाग में पहरा देने लगा। वह शुरुआत में सतर्क था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब उसने सेब गिने तो एक और सेब गायब था। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दूसरे बेटे को मौका दिया। मंझला राजकुमार पहरेदारी के लिए तैयार हुआ। उसने तय किया कि वह जागता रहेगा, लेकिन आधी रात होते होते उसकी आंखें भारी हो गईं और वह भी सो गया। सुबह जब राजा ने सेबों की गिनती करवाई तो फिर एक और सेब गायब था। अब राजा चिंतित हो गया। दरबारियों के पास भी कोई उपाय नहीं था। पूरे महल में सन्नाटा था। तभी सबसे छोटा राजकुमार आगे आया और बोला, पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा अपने छोटे बेटे से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख और नासमझ समझता था। गुस्से में उसने कहा, जब तुम्हारे बड़े और समझदार भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद पकड़ ली। उसने राजा से विनती की कि उसे कम से कम एक मौका दिया जाए। राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ बाग में पहुंचा। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हाल में नहीं सोएगा। उसने अपनी तलवार साथ रखी और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। रात के ठीक 12 बजते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। आसमान से एक चमकदार मोर उड़ता हुआ आया, लेकिन यह कोई साधारण मोर नहीं था। यह पूरा सोने का बना हुआ था। उसके पंख चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे वे हीरे जवाहरात से जड़े हों। सोने के मोर ने उड़ते उड़ते सेब के पेड़ की एक डाल पर बैठकर अपनी सुनहरी चोंच से एक सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत तीर कमान उठाया और निशाना साधकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर मोर को नहीं लगा और वह तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो गया। इतना जरूर हुआ कि मोर का एक सुनहरा पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। सुबह होते ही छोटे राजकुमार ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सोने का मोर का टूटा हुआ सुनहरा पंख उनके सामने रख दिया। जैसे ही राजा ने वह पंख देखा, उसकी आंखें चमक उठी। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि वह उसे देखते ही रह गया। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर इस मोर का एक पंख ही इतना सुंदर है तो पूरा मोर कितना अद्भुत होगा। मैं चाहता हूं कि कोई इस मोर को पकड़कर मेरे पास लाए। राजा का आदेश सुनते ही सबसे बड़े राजकुमार ने तुरंत सोने के मोर की खोज में निकलने का फैसला किया। वह जोश से भरा हुआ महल से रवाना हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रही थी। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, उसके मन में शिकार करने की इच्छा जागी। उसने तुरंत अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया और निशाना साधने लगा। तभी लोमड़ी ने अचानक चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानती हूं कि तुम सोने के मोर की तलाश में निकले हो। अगर मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। राजकुमार कुछ हैरान हुआ और पूछा, क्या सलाह है तुम्हारे पास? लोमड़ी ने कहा, तुम इसी रास्ते पर सीधे चलते जाओ। शाम होते ही तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशालाएं मिलेंगी। एक धर्मशाला बहुत सुंदर और सजी संवरी होगी, जहां से संगीत और हंसी की आवाजें आएंगी। दूसरी धर्मशाला बहुत मामूली और साधारण होगी, देखने में भी भद्दी लगेगी। अगर तुम सच में सोने के मोर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें भद्दी सी धर्मशाला में ठहरना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा काम जल्दी पूरा होगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंस पड़ा। उसने गुस्से में लोमड़ी को डांट दिया, भाग जा यहां से,
मुझे तुम्हारी मूर्खतापूर्ण सलाह की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत तेज थी और तुरंत भाग गई। शाम होते होते राजकुमार उस गांव में पहुंचा। वहां सच में 2 धर्मशालाएं थीं। एक धर्मशाला रोशनी से जगमगा रही थी, वहां से नाच गाने की आवाजें आ रही थीं और दरवाजे पर सुंदर लोग स्वागत कर रहे थे। दूसरी धर्मशाला अंधेरे में डूबी हुई थी, टूटी फूटी सी लग रही थी और वहां सन्नाटा था। राजकुमार ने बिना सोचे समझे सजी संवरी धर्मशाला में कदम रख दिया। वहां के रंगीन माहौल और मजेदार संगीत में वह इतना खो गया कि अपना असली उद्देश्य ही भूल गया। कई दिनों तक बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजा चिंतित हुआ। इस बार मंझले राजकुमार ने जाने की इच्छा जताई। वह भी उसी रास्ते से जंगल पहुंचा और उसी लोमड़ी से उसकी मुलाकात हुई। लोमड़ी ने फिर वही सलाह दी, लेकिन इस राजकुमार ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने भी बड़े भाई की तरह सजी सवरी धर्मशाला को चुना। वहां की चकाचौंध और मौज मस्ती में वह भी खो गया और अपनी यात्रा को भूल बैठा। अब तक बहुत समय बीत चुका था। राजा को लगा कि उसके दोनों बड़े बेटे असफल हो चुके हैं। ऐसे में सबसे छोटा राजकुमार आगे आया और बोला, पिताजी, मुझे भी जाने दीजिए। मैं सोने के मोर को खोजने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, जब तुम्हारे बड़े और समझदार भाई असफल हो गए तो तुम्हारे जैसे नासमझ को क्या सफलता मिलेगी? तुम महल में ही रहो। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद पकड़ ली। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे कम से कम एक मौका दिया जाए। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी और वह भी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह भी उसी जंगल में पहुंचा जहां उसे लोमड़ी मिली। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राजकुमार ने ध्यान से लोमड़ी की बात सुनी और आदरपूर्वक कहा, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ी खुश हो गई। उसने कहा, तुम सबसे अच्छे लगते हो। न तुमने मेरा मजाक उड़ाया, न मुझ पर तीर चलाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही वहां पहुंचा दूंगी। राजकुमार कुछ सोच ही रहा था कि अचानक लोमड़ी की पूंछ लंबी और बड़ी हो गई। उसने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही राजकुमार उस पर बैठा, लोमड़ी हवा में उड़ने लगी। देखते ही देखते वह मैदानों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उसे गांव तक ले आई। राजकुमार ने लोमड़ी की पहली सलाह को मानकर भव्य धर्मशाला की ओर ध्यान नहीं दिया और छोटी साधारण धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया। अगली सुबह जब राजकुमार आगे बढ़ा तो रास्ते में फिर से वही लोमड़ी मिली। इस बार उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। सीधे चलते जाओ, आगे तुम्हें एक भव्य किला मिलेगा। वह किला पहरेदारों से घिरा होगा, लेकिन तुम घबराना मत। वे सभी इस समय सो रहे होंगे। बेधड़क होकर किले में घुस जाना और वहां से सोने के मोर को पिंजरे सहित उठा लेना। लेकिन ध्यान रहे, मोर जिस पिंजरे में कैद होगा वह सिर्फ एक साधारण लकड़ी का पिंजरा होगा, लेकिन उसके पास ही एक सुंदर सोने से जड़ा हुआ पिंजरा भी रखा होगा। तुम्हें भूलकर भी सोने के पिंजरे को नहीं छूना है। अगर तुमने मोर को उसमें रखने की कोशिश की तो बाद में बहुत पछताओगे। राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। इसके बाद लोमड़ी ने उसे फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और देखते ही देखते किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने दूर से किले को देखा। यह सच में बहुत विशाल और भव्य था। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। राजकुमार ने बिना डरे अंदर कदम रखा। धीरे धीरे चलते हुए वह उस कमरे तक पहुंचा जहां सोने का मोर एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में बंद था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसने कुछ और देखा। उसके ठीक सामने सोने से बना एक अद्भुत पिंजरा रखा था जो बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। वह इतना सुंदर था कि राजकुमार को लगा कि सोने के मोर के लिए यही उपयुक्त पिंजरा है। उसे लोमड़ी की चेतावनी याद थी, लेकिन वह उसकी सलाह को नजरअंदाज कर गया। इतने खूबसूरत मोर को ऐसे मामूली लकड़ी के पिंजरे में रखना सही नहीं होगा, उसने सोचा। जैसे ही राजकुमार ने सोने के मोर को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखा, मोर ने तेज आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा किला गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में कई सिपाही अंदर घुस आए। उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। काश मैंने लोमड़ी की बात मानी होती। सिपाहियों ने उसे घसीटते हुए किले के राजा के सामने ला खड़ा किया।
राजा गुस्से में था और गरज कर बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने घुसे थे, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हारी सजा फांसी होगी। राजकुमार घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओगे तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें सोने का मोर भी दे दूंगा। अब राजकुमार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही वह किले के बाहर आया, उसने देखा कि लोमड़ी वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, मैं फिर से मुसीबत में पड़ गया हूं। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी और अब मुझे सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा गया है। अगर मैं असफल हुआ तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। लोमड़ी ने निराश होकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बात मानोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुमने फिर वही गलती की। अब देखो, तुम एक और मुसीबत में फंस गए हो। राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कृपया मेरी मदद करो। लोमड़ी गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। अब मेरी पूंछ पर बैठो, मैं तुम्हें दूसरे किले तक पहुंचा दूंगी। वहां एक विशाल घुड़साल है जहां सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। किले के सभी पहरेदार इस समय गहरी नींद में होंगे। तुम बिना डर वहां जाओ और घोड़े को खोलकर बाहर ले आओ। लेकिन एक बात याद रखना, घोड़े के पास ही दो जीन रखी होंगी। एक साधारण पुरानी चमड़े की जीन होगी, दूसरी सोने की होगी जो बेशकीमती रत्नों से जड़ी होगी। तुम्हें कभी भी सोने की जीन को नहीं छूना है। अगर तुमने उसे उठाया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। राजकुमार ने वादा किया कि वह इस बार गलती नहीं करेगा। इसके बाद लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में वे उड़ते हुए दूसरे किले के पास पहुंच गए। सभी पहरेदार सो रहे थे। सोने का घोड़ा घुड़साल में बंधा हुआ था। वह दबे पांव घोड़े के पास पहुंचा और उसे चुपचाप खोलने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में रखी दो जीनों पर पड़ी। पुरानी साधारण चमड़े की जीन, सोने की चमकदार जीन जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। राजकुमार ने सोचा, इतने खूबसूरत घोड़े पर यह पुरानी जीन कैसी लगेगी। लोमड़ी की चेतावनी को भूलकर उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसने लगा। जैसे ही उसने यह किया, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। मुसीबत फिर से आ गई। घोड़े की आवाज से किले के सारे नौकर चाकर जाग गए। कुछ ही पलों में सिपाही दौड़ते हुए आए और राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को घसीटकर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने गुस्से में गरज कर कहा, तुम मेरे किले में चोरी करने आए थे, इसकी सजा सिर्फ मौत है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी। राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने के महल से राजकुमारी को लाकर दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगा बल्कि तुम्हें सोने का घोड़ा भी दे दूंगा। राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही दूर चलने पर उसे फिर से वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने फिर वही गलती दोहराई। एक और मुसीबत तुम्हारे गले पड़ गई, लेकिन मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा दूंगी। वहां तुम छिपकर रहना। शाम को जब राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, वह खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वह तुमसे कहेगी कि पहले मुझे अपने माता पिता से मिलने दो, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना। अगर तुम उसे वापस महल में जाने दोगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लोमड़ी ने अपनी जादुई पूंछ फैलाई और हवा में उड़ती हुई सोने के महल के पास जा पहुंची। राजकुमार को वहां एक पेड़ के पीछे छिपने को कहा। कुछ समय बाद शाम ढलते ही राजकुमारी अपने महल से बाहर आई और तालाब में स्नान करने लगी। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह के अनुसार हिम्मत करके आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी उसने मासूमियत से अनुरोध किया, लेकिन क्या मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए महल में जा सकती हूं? राजकुमार को लोमड़ी की चेतावनी याद थी, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी को रोते हुए देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। राजकुमारी ने जैसे ही किले के अंदर कदम रखा,
कुछ ही पलों में राजकुमार को पकड़ लिया गया। अब वह बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बेटी को चुराने की कोशिश की, इसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। राजा कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगा बल्कि अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार को किले के बाहर ले जाया गया। वह हैरान रह गया क्योंकि पहाड़ बहुत विशाल था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी कुदाली थी। इतना बड़ा पहाड़ 8 दिनों में कैसे साफ कर सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसलिए वह धीरे धीरे पहाड़ खोदने लगा। 7 दिन बीत गए, लेकिन पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा कोना ही खोद पाया। वह थककर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, काश मैंने पहली बार ही लोमड़ी की सलाह मानी होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तभी अचानक उसे अपने पैरों के पास हलचल महसूस हुई। उसने नजर उठाई तो देखा वही लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। क्यों राजकुमार, इस बार क्या हाल है? राजकुमार ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मैंने फिर से गलती कर दी, तुम सही कह रही थी। लोमड़ी हंसकर बोली, सच कहूं इस बार मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें 7 दिनों तक बिना रुके मेहनत करते देखा तो मुझे दया आ गई। अब तुम जाओ और आराम करो, सुबह देखना तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा। राजकुमार थक कर सो गया। सुबह जब वह जागा तो उसने देखा पूरा पहाड़ गायब हो चुका था। महल से सामने का दृश्य अब खुल चुका था और चारों ओर सुंदरता फैल गई थी। राजकुमार भागता हुआ राजा के पास गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपना वादा निभाया। उसने तुरंत राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। राजकुमार अब अपनी सुंदर पत्नी के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में फिर से उसे वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन फिर उसने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का मोर भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें भी तुम्हारे ही लायक हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जा रहा हूं जो मुझे सोने का घोड़ा देने वाला था। लोमड़ी ने कहा, अब यह राजकुमारी तुम्हारी पत्नी है, इसे किसी और राजा को सौंपने की गलती मत करना। अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो न सिर्फ सोने का घोड़ा बल्कि सोने का मोर भी तुम्हें मिल सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा इनाम में दे देगा। जब तुम घोड़े पर सवार होने लगो तो सबसे आखिर में राजकुमारी से विदा लेना। जैसे ही तुम उसके पास पहुंचो उसे अपने साथ घोड़े पर खींच लेना और तुरंत घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है, कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। जब उसने सोने के घोड़े वाले राजा को राजकुमारी सौंपी तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम में सोने का घोड़ा दे दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और सबसे विदा लेने लगा। सबसे आखिर में उसने राजकुमारी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से घोड़े पर खींच लिया। इसके बाद सोने का घोड़ा हवा में उड़ता चला गया और कुछ ही देर में वे किले से बहुत दूर निकल आए। अब बारी थी सोने के मोर की। रास्ते में फिर से लोमड़ी उनका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, अब तुमने सही खेल खेला, लेकिन अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ है। अब तुम्हें सोने का मोर भी प्राप्त करना है। जब तुम सोने के मोर वाले राजा के पास पहुंचो तो वह तुम्हारा सोने का घोड़ा देखकर बहुत खुश होगा। वह इसे हासिल करना चाहेगा। तुम मुझसे कहना, पहले सोने के मोर का पिंजरा मेरे हाथ में दो, फिर मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा। जैसे ही वह तुम्हें पिंजरा सौंपे तुम पिंजरा छीनकर घोड़े को दौड़ा देना। राजकुमार ने इस बार भी लोमड़ी की बात मानी। जब वह सोने के मोर वाले राजा के पास पहुंचा तो राजा सोने का घोड़ा देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। राजकुमार ने कहा, पहले मुझे सोने का मोर दो, फिर मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा। जैसे ही राजा ने सोने के मोर का पिंजरा राजकुमार को सौंपा, राजकुमार ने घोड़े को तेज झटका दिया और हवा से बातें करने लगा। अब राजकुमार के पास सोने का घोड़ा, सोने का मोर और सुंदर राजकुमारी तीनों थे। कुछ दूर चलने के बाद लोमड़ी फिर से रास्ते में मिली। राजकुमार खुशी से बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने का मोर मिला बल्कि सोने का घोड़ा और सुंदर राजकुमारी भी। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन लोमड़ी गंभीर होकर बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे तीर मारकर मार डालो। राजकुमार हैरान रह गया।
भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं तुम्हें मार दूं? ये मैं कभी नहीं कर सकता। लोमड़ी उदास होकर बोली, अगर तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, कभी भी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, कभी भी ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो। राजकुमार हंस पड़ा, भला मैं क्यों कुएं की दीवार पर बैठूंगा और ऐसे लोगों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिन्हें फांसी होनी है? लेकिन लोमड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अलविदा कहकर चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाते हुए अपने राज्य की ओर बढ़ा। उसके साथ राजकुमारी और सोने का मोर भी थे। कुछ ही देर में वह उस गांव में पहुंचा जहां 2 धर्मशाला थीं। गांव के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। एक सुंदर राजकुमारी, सोने का घोड़ा, सोने का मोर, यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन तभी राजकुमार ने देखा कि गांव में भीड़ जमा थी। गांव के एक आदमी ने बताया, यहां 2 लोगों को फांसी दी जाने वाली है। राजकुमार उत्सुकता से वहां पहुंचा और जैसे ही उसने उन कैदियों को देखा वह चौंक गया। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। राजकुमार के दोनों भाई सजी संवरी धर्मशाला में रहकर बुरी आदतों में पड़ चुके थे। उन्होंने जुआ खेलकर सारा धन गंवा दिया। वे गांव वालों से उधार लेकर कर्जदार बन चुके थे। अब गांव वालों का उनसे धैर्य खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दोनों को फांसी दी जाएगी। राजकुमार यह कैसे सहन कर सकता था? उसने गांव वालों से कहा, इनकी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। बहुत समझाने के बाद गांव वाले मान गए और राजकुमार ने अपने भाइयों को छुड़ा लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। बड़े भाई बोले, हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। राजकुमार भूल चुका था कि लोमड़ी ने उसे कुएं की दीवार पर न बैठने की चेतावनी दी थी। जैसे ही उसने कुएं की दीवार पर बैठकर आराम किया, दोनों भाई मुस्कुराए। उन्होंने राजकुमार को धक्का दिया और वह कुएं में जा गिरा। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी, सोने के मोर और सोने के घोड़े को लेकर राज्य की ओर कूच कर दिया। राजा अपने दोनों बेटों को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, पिताजी, हम सोने का मोर पकड़ लाए हैं। यही हमारे बाग से सोने के सेब चुराया करता था। साथ ही हमने सोने का घोड़ा और एक सुंदर राजकुमारी भी जीत ली है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और पूरे राज्य में जश्न मनाने का आदेश दिया। लेकिन राजकुमारी दुखी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। सोने का घोड़ा भी कुछ नहीं खा रहा था। सोने का मोर अपने पिंजरे में गुमसुम बैठा रहा। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोटा राजकुमार कुएं में गिर चुका था। वह मरा नहीं था क्योंकि कुएं में पानी बहुत कम था, लेकिन वह अपनी किस्मत को कोसता रहा। काश मैंने लोमड़ी की बात मानी होती तो मैं इस मुसीबत में न फंसता। जैसे ही उसने मन ही मन लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी अचानक कुएं के किनारे आ पहुंची। उसने हंसकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और फांसी की सजा पाए लोगों पर धन मत खर्च करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो, तुम फिर से मुसीबत में फंस गए। राजकुमार शर्मिंदा होकर चुप रहा। लोमड़ी ने कहा, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इसके बाद उसने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते उसकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे तक पहुंच गई। राजकुमार ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और लोमड़ी ने उसे कुएं से बाहर खींच लिया। राजकुमार अपने राज्य पहुंचा, लेकिन अपने रूप को छिपाने के लिए भिखारी का वेश धारण किया। जब वह महल पहुंचा तो अजीब चीज हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने का मोर अपने पिंजरे में फुदकने लगा और गाने लगा। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और प्रसन्न हो गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया। यह सब अचानक कैसे हुआ? राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही आपको सच्चाई बता दी थी। आपके बड़े बेटों ने छोटे राजकुमार के साथ छल किया और आपको भी धोखा दिया। इसके बाद उसने भिखारी के वेश में खड़े राजकुमार की ओर इशारा किया। यह रहा आपका असली पुत्र। राजा हैरान रह गया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह सचमुच उसका छोटा बेटा ही था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह अपने छोटे बेटे को समझदार और बहादुर मानने लगा। उसने तुरंत घोषणा की कि अब राजगद्दी पर वही बैठेगा। राजा अपने बड़े बेटों से बहुत नाराज था। तुमने सिर्फ अपने भाई को ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। गुस्से में उसने दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार को वह सब मिल गया जो उसका हक था, सोने का मोर, सोने का घोड़ा, राजकुमारी, राजगद्दी। लेकिन इस सब का असली श्रेय लोमड़ी को जाता था। अब देखना यह है कि लोमड़ी का राज क्या था।
क्या वह कोई परी थी या किसी श्राप से ग्रस्त कोई राजकुमारी, यह निर्भर करता है आगे की कहानी पर। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और वे खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूल पाया जिसने हर मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में लोमड़ी की खोज में निकल पड़ा। काफी देर तक भटकने के बाद उसने एक पेड़ के खोखले तने में लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी, वह पहले से काफी दुबली हो चुकी थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, कहो राजकुमार, आज यहाँ कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ, मेरे साथ महल में चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जंगल में तो तुम्हें खाने पीने की परेशानी होती होगी और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता होगा। लेकिन लोमड़ी ने धीरे से कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ, अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम अपने राज्य में सुख से रहो। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं और हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी तुमसे मिलना चाहती है, वह भी तुम्हारी बहुत आभारी है। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या इच्छा? लोमड़ी ने कहा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजकुमार हैरान रह गया, तुम यह क्यों चाहती हो? लोमड़ी ने आंखों में आंसू लिए कहा, असल में मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूं। एक शक्तिशाली जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था, जिसके कारण मुझे लोमड़ी का रूप लेना पड़ा। मैं उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझ पर तीर चला दोगे तो मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगा और अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी पर छोड़ दिया। जैसे ही तीर लगा, लोमड़ी जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। लोमड़ी की शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वहां एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार आश्चर्य से देखता रह गया। फिर दोनों राजकुमार गले मिले और खुशी खुशी महल की ओर लौटे। महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। राजा भी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसके बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।